It's been some time now. So, thank you to all of you for coming. Also, I must appreciate that besides the doctors, paramedics and the police officials, one set of people who have consistently fought corona is all of you. And that's yeoman's service, I must say. अगर आपकी अनुमति हो तो मैं शुरू कर लेता हूँ। आदरणीय साथियों, एक अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। भाजपा शासन में उत्तर प्रदेश अब अपराध प्रदेश बन गया है। संगठित अपराध, नाजायज हथियार, हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, महिला अपराध, इनका चारों ओर बोलबाला है और ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अपराधियों की दासी और अपराधों की बंधक बन गई है। अपराध के लगभग हर पायदान पर नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। चाहे पूरे देश के अवैध हथियारों के 57% मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हों, हर घंटे 26 मामले, चाहे महिला अपराधों के 59,445 मामले दर्ज हों, हर दिन 12 बलात्कार, या फिर गुंडा राज और संगठित अपराध का चारों ओर बोलबाला हो। जिस प्रकार से 3 जुलाई 2020 को हमारे एक बहादुर डीएसपी सहित उत्तर प्रदेश के 7 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई, उसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। आदित्यनाथ सरकार में गुंडा राज के बोलबाले को उजागर कर दिया। इस गोलाबारी और हत्याकांड का आरोपी विकास दुबे बड़े आराम से उत्तर प्रदेश की पुलिस को चकमा दे फरार हो गया। फिर हरियाणा के फरीदाबाद से होते हुए सड़क मार्ग से 1000 किलोमीटर दूर उज्जैन मध्य प्रदेश जा पहुंचा। न कोई रोकटाक हुई, न कोई शिनाख्त और न कोई धरपकड़। यह इसके बावजूद कि हर टेलीविजन चैनल और अखबार के पन्नों पर विकास दुबे का फोटो दिखाया जा रहा था या छपा था। फिर अपनी मर्जी से चिल्लाकर खुद की शिनाख्त करके उज्जैन के महाकाल के मंदिर में गिरफ्तारी दे दी और आज विकास दुबे को पुलिस के एनकाउंटर में, यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर सामने आई है। पर विकास दुबे तो संगठित अपराध का एक मोहरा मात्र था। मैं फिर दोहराऊंगा, विकास दुबे तो संगठित अपराध का एक मोहरा मात्र था। उक्त संगठित अपराध के सरगना असल में उत्तर प्रदेश में हैं कौन? विकास दुबे का एनकाउंटर अनेकों सवाल सार्वजनिक जहन में खड़े कर गया है, जिनका जवाब आदित्यनाथ सरकार को देना होगा। पहला, क्या विकास दुबे सफेद पोशों और शासन में बैठे लोगों का राजदार था? क्या उसे सत्ता और शासन में बैठे व्यक्तियों का संरक्षण था? दूसरा, विकास दुबे के पास वो क्या राज थे जो सत्ता और शासन के गठजोड़ को उजागर कर देते, जिससे अनेकों व्यक्ति घबराए थे? तीसरा, विकास दुबे का नाम प्रदेश के 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया? चौथा, क्या विकास दुबे का एनकाउंटर अपने आप में अनेकों सवाल नहीं खड़े कर गया? अगर उसे भागना ही था तो फिर उज्जैन मध्य प्रदेश जाकर सरेंडर ही क्यों किया? एनकाउंटर से पहले मीडिया के वो सारे साथी
जो गाड़ियों में एसटीएफ की टीम के साथ चल रहे थे, मीडिया के सारे साथियों को एनकाउंटर से एन पहले रोक क्यों दिया गया? पहले कहा गया कि अपराध की संगीनता को देखते हुए विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चार्टर प्लेन से ले जाया जाएगा। फिर क्या कारण था कि यह फैसला बदलकर सड़क मार्ग से कर दिया गया? पहले विकास दुबे को एसटीएफ की सफारी गाड़ी में देखा गया, तो फिर उसे महिंद्रा टीयूवी 300 में कब और कैसे शिफ्ट कर दिया गया? विकास दुबे की टांग में लोहे की रॉड होने के कारण वह लंगड़ा कर चलता था, तो वह यकायक भाग कैसे गया पुलिस की गिरफ्त से? अगर अपराधी विकास दुबे भाग रहा था, तो फिर पुलिस की गोली पीठ में लगने की बजाय छाती में कैसे लगी? मौके पर मीडिया कर्मियों को गाड़ी के एक्सीडेंट होने के स्किड का कोई मार्क या निशान नजर क्यों नहीं आया या दिखा? क्या यह सही है कि पहले मीडिया को एक्सीडेंट बताया गया और फिर अस्पताल में जाकर क्या यह असल में विकास दुबे के एनकाउंटर की बजाय सफेद पोशों और आला अफसरों के राज दबाने के लिए सच का एनकाउंटर है? मैं फिर पूछता हूं, क्या यह एक अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर की बजाय सफेद पोशों और राजनीतिक व्यक्तियों और आला अफसरों से उनके राज को दबाने के लिए सच का एनकाउंटर है? तो ऐसे में विकास दुबे जो संगठित अपराध का एक मोहरा था, पर सरगना कोई और हैं, उन सरगना के चेहरे उजागर हो, हमारे 8 बहादुर पुलिस कर्मियों को न्याय कैसे मिलेगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है और कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने थोड़ी देर पहले सार्वजनिक तौर से यह मांग रखी है कि विकास दुबे के सरगनाओं को बेनकाब कर ही 8 शहीद पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को न्याय मिल सकता है, तथा उत्तर प्रदेश में जो अपराध प्रदेश बन गया है, संगठित अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आदरणीय आदित्यनाथ जी, संवैधानिक मर्यादाओं की आतिशबाजी आज हुई है। मैं फिर दोहराता हूं, आज संवैधानिक मर्यादाओं की आतिशबाजी हुई है और कानून व्यवस्था का होलिका दहन हुआ है। आज जिम्मेवारी आप पर है, इसीलिए हमारी मांग है कि विकास दुबे एनकाउंटर के साथ साथ संगठित अपराध विकास दुबे सफेद पोशों, राजनेताओं, चोलाधारियों, आला अफसरों और सब वो लोग जो इस संगठित अपराध के राज से जुड़े हैं, उन्हें बेनकाब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच हो, समेत उन सारे राजदारों के जो इस राज को दफन करने में लगे हैं। यह मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी व देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह के लिए भी कसौटी की घड़ी है कि क्या वो सफेद पोशों व शासन में बैठे लोगों के अपराधियों के साथ गठजोड़ को उजागर करने की हिम्मत दिखाएंगे। यही राजधर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का इम्तिहान भी है। यही राजधर्म के प्रति आदित्यनाथ जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की प्रतिबद्धता का इम्तिहान भी है। About criminalization of politics, and let me remind you and the nation that the largest number of criminals who are elected and are given tickets are by the ruling Bharatiya Janata Party. That is the data that has been released in public domain by independent agencies.
It raises a question on the commitment of Prime Minister Shri Narendra Modi to cleanse the political system based on which he came to power. Encounter of Vikas Dubey also raises a question of a serious nexus between organized crime, between those enjoying political power, and between those who are sitting on the highest echelons of law and order machinery. How and when and in what fashion will this nexus be probed, will be found, will be revealed, and will be punished is a question that the Home Minister of India Shri Amit Shah and Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Adityanath needs to answer to people of UP and the country. Uttar Pradesh has become synonymous with Gunda Raj and organized crime and crimes of all nature, including crime against women, children and the aged persons in the UP government under BJP. And the encounter, as also the suspicion around it, and the manner and fashion in which a criminal like Vikas Dubey was permitted to roam around free, unchecked and unhindered in UP, murdering 8 of our police officers and policemen, itself raises a question on the commitment of Adityanath's government to control organized crime and the mafia and the Gunda Raj. And the 4 questions that we have put in public domain warrant an answer. Number 1, who are the people sitting in the echelons of power who were protecting criminals like Vikas Dubey? What is the connection of Vikas Dubey? What are the secrets or the beans that he was about to spill of those sitting in the echelons of power that an encounter of this nature took place? Number 2, would the arrest of Vikas Dubey and consequent statements that he would have made before a magistrate spill the beans of a deep-rooted nexus between organized crime on one hand and between officers and politicians in power on the other hand in Uttar Pradesh? Number 3, why was a criminal like Vikas Dubey not put on the list of 25 most wanted criminals in Uttar Pradesh? Number 4, is it not correct that this encounter of Vikas Dubey raises more questions than the answers it gives? For example, if he had to run away, why did he go and pronounce himself, identify himself and surrender himself in Ujjain, Madhya Pradesh? Secondly, why were the media persons travelling with the STF carcade stopped and not permitted to go forward just before the encounter? 3, earlier it was decided that considering the severity of the crime, Vikas Dubey would be brought by a charter plane. Why was the decision changed at the last minute to bring him by road? 4, Vikas Dubey was seen to be travelling in a safari car of the UP STF. Then how and under what circumstances was he shifted to a Mahindra TUV 300? 5, it is said that Vikas Dubey had an iron rod put in his leg and could not run properly or even walk properly, used to walk with a limp. Then how did he escape and run away from the custody of UP STF? 6, if the criminal Vikas Dubey was running away, how was he not shot in the back and instead he was shot in his chest by the UP STF? 7, why were no skid marks of an accident found by the media personnel who reached the spot minutes after the so-called encounter? 8,
Is it true that earlier media friends were told that it is an accident, and only when everybody reached the hospital, the media was told that no, it is a encounter because he was escaping? 9. It is said that it had rained or was raining and there was a lot of mud and slush. Then why was the dead body of Vikas Dubey, as shown in the media pictures when brought to the hospital, didn't contain a speck of any mud or slush? What is this entire conspiracy? I think the onus lies upon the Chief Minister Shri Adityanath, as also India's Home Minister Shri Amit Shah, to come forward and answer these questions, instead of burying it under a non-press conference where the police officers did not even bother to take a single question on the encounter. And Indian National Congress therefore demands that the unholy nexus of organized crime and the ilk of Vikas Dubey with those sitting in the echelons of power be probed by a sitting Supreme Court judge. Thank you. Yes, ma'am. विकास दुबे जैसे व्यक्ति को जिसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, मुझे विश्वास है व्यक्तिगत तौर से कि कानून फांसी से कम की सजा नहीं देता। यही इस देश का कानून और संविधान है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है, और विकास दुबे के जिससे संबंध थे, जो सत्ता में बैठे सत्ताधारी सफेदपोश या आला अफसर थे, उनकी सच्चाई भी सामने आती और उनको भी सजा मिलती। तो ऐसे में एनकाउंटर अपने आप में सवाल खड़े कर देता है। क्या 21वीं सदी का भारत अब मध्यकालीन परंपराओं से चलेगा? सवाल यह भी है। सवाल यह भी है कि क्या संवैधानिक मर्यादाओं की दिन प्रतिदिन आतिशबाजी हो जाएगी? सवाल यह भी है कि क्या कानून व्यवस्था का होलिका दहन होता रहेगा? सवाल यह भी है कि क्या कानून के पौरुष को चुनौती दी गई है? वो सारे साथी जो कहते हैं कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और मिली, उनसे तो मैं सहमत हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सहमत है। पर यह जान लीजिए कि इस सजा की आड़ में कई सफेदपोश, कई राजनेता, कई आला अफसर, कई चोलाधारी, कई बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग अपराधी की जुबान बंद कर अपने राज सदा के लिए दफन कर गए। और इसीलिए इस बात पर हर भारतीय को गहन चिंता करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। यस सर, लास्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, यूपी में बनारस से लेकर इलाहाबाद तक दो सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के माफिया को और अपराधियों को पकड़ने पर किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया, यह पूरे देश ने देखा। उत्तर प्रदेश के एक एसएसपी ने तो चिट्ठी लिखकर यह कह दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे की इंडस्ट्री चल रही है। कल एक पुलिस अधिकारी ने जो ट्वीट किया कि इसका एनकाउंटर हो जाएगा विकास दुबे का, वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। और एक पुलिस अधिकारी ने नहीं, अनेकों पत्रकारों ने, अनेकों समाज में जो चिन्हित प्रबुद्ध लोगों हैं, उन्होंने कहा कि कहीं पिस्तौल छीनने की बात आ, इसका कल एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा। और जब पुलिस अधिकारियों, लोगों, पत्रकारों के बाद वही होता है और मीडिया कर्मियों को रोक लिया जाता है, तो सरकार की विश्वसनीयता पर अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाता है कि क्या एक अपराधी
जो मोहरा था, मोहरे को मारकर सरगनाओं को बचाया जा रहा है। सवाल सीधा मित्र, एक प्रश्न एक लाइन का यही है। धन्यवाद।